Hello everyone, welcome back to Nursing Elite. This is Points to Ponder Community Health Part 2. तो पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है. जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 देखें. यू विल गेट टू नो बेटर. सो हेयर वी स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ बायोमेडिकल कंसेप्ट इज जर्म थ्योरी. बायोमेडिकल कंसेप्ट का बेस क्या है? जर्म थ्योरी है. और बायोमेडिकल कंसेप्ट है एब्सेंस ऑफ डिजीजेज हेल्थ. तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है दैट विच कंसेप्ट स्टेट्स कि एब्सेंस ऑफ डिजीजेज हेल्थ. तो वो है बायोमेडिकल कंसेप्ट. नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस एसोसिएटेड विद डिजीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. तो हर एक डिज़ीज़ का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फॉर्म होता है. और हर एक डिजीज मतलब ऑलमोस्ट एवरी डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं इसी पैटर्न में. तो इसको कहा जाता है, जो कि ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़. इन इन्फेक्शियस डिजीजेज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के केस में स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को ही ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज आइसबर्ग ऑफ डिजीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं. तो इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट में क्या है कि जो कम्युनिटी में डिजीज़ है उसको आइसबर्ग से कंपेयर किया होता है. कि जो आइसबर्ग की टिप है, जो विजिबल है, वो केसेस हैं जो फिजिशियन या फिर इन्वेस्टिगेटर की नज़र में आ रहे हैं. लेकिन जो हिडन पोर्शन है, जो पानी के नीचे है आइसबर्ग का पोर्शन, वो केसेस हैं जो कि फिजिशियन या फिर इन्वेस्टिगेटर को की रिकग्निशन में नहीं आए हैं. तो उनकी वो केस लोड बहुत ज़्यादा है. तो कम्युनिटी में डिजीज़ को कंपेयर किया गया है आइसबर्ग से. कई बार ऐसे पूछा जाता है कि टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स या फिर हिडन पोर्शन ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट्स. तो नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ मिसिंग केसेस इज कॉल्ड एज सेंटिनल सर्विलेंस. तो सेंटिनल सर्विलेंस क्या है? एक मेथड है जिससे हम जो भी मिसिंग केसेस हैं डिजीज के कम्युनिटी में उनको आइडेंटिफाई करते हैं. जो अगला पॉइंट है वो है सीक्वेंस ऑफ डिसेबिलिटी. तो सबसे पहले डिजीज़ होगी, उसके बाद इम्पेयरमेंट, उसकी वजह से डिसेबिलिटी एंड देन हैंडीकैप. ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास ये रैंडमली दिए होंगे, जैसे डिसेबिलिटी पहले दे दिया, हैंडीकैप बाद में, उसके बाद इम्पेयरमेंट, उसके बाद डिजीज़, कैसे भी शफल करके. तो आपको कहा होता है इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने को, जैसे नंबर 1 पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, 3 पे कौन आएगा एंड 4 पे कौन आएगा. सो हेयर इज द सीक्वेंस. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन एनी डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो जितने भी न्यू केस किसी भी डिजीज़ के आ रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, उनको कहा जाता है इंसिडेंस रेट. और नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ ओल्ड एंड न्यू केसेस इज कॉल्ड एज प्रेवेलेंट रेट. सॉरी. तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंसिडेंस और प्रेवेलेंस क्या है. तो इसकी एक टिप है कि आप क्या करेंगे, प्रेवेलेंस पी से स्टार्ट हो रहा है. पी मतलब पुराने केसेस. तो पुराने और नए जिसमें दोनों आते हैं दैट इज़ प्रेवेलेंस, और जिसमें सिर्फ न्यू आते हैं दैट इज़ इंसिडेंस. उसके बाद है P इज इक्वल टू आई इंटू डी. तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है प्रेवेलेंस और इंसिडेंस के बीच में कि प्रेवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू डी. डी का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. डी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस के लिए. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट केस ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी पॉपुलेशन इज प्राइमरी केस. किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का पहला केस जो किसी कम्युनिटी में आया है, किसी पॉपुलेशन में आया है, दैट इज उसको कहा जाता है प्राइमरी केस. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट केस विच कम्स टू द अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज इंडेक्स केस. जो कम्युनिटी में पहला केस आया किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसको कहा गया प्राइमरी केस. और जो इन्वेस्टिगेटर की अटेंशन में सबसे पहले आया वो है इंडेक्स केस. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइमरी केस है और जो इंडेक्स केस है वो सेम हो. वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. हो सकता है कि जो प्राइमरी केस है वो कभी फाइंड आउट ही ना, कभी डायग्नोज ही ना हो, और जो कोई और जो उसके बाद उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जिनको डिजीज़ डेवलप हो वो पहले आइडेंटिफाई हो जाएं. तो इंडेक्स केस, दिस इज़ नोन एज इंडेक्स केस. उसके बाद आता है सेकेंडरी केस. केसेस दैट आर डेवलपिंग आफ्टर कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी केस. प्राइमरी केस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जितने भी केसेस डेवलप हो रहे हैं दे ऑल आर नोन एज
सेकेंडरी केस। उसके बाद आता है सस्पेक्ट, एन इंडिविजुअल हु हैज़ ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज येट हैज़ नॉट बीन डायग्नोज्ड। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें सब साइन एंड सिम्टम है लेकिन अभी वो रूल आउट नहीं हुआ है या अभी वो डायग्नोज नहीं हुआ है, तो उसको कहा जाएगा सस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ रूल कैरियर्स आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट आर मोर डेंजरस देन केसेस। तो कैरियर जो हैं वो लेस इन्फेक्शियस तो हैं बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, केसेस से ज़्यादा डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि जो कैरियर्स हैं वो उनमें खुद में कोई डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होती, उनमें खुद में साइन एंड सिम्टम डिजीज़ के नहीं आते, इसलिए वो दे लैक रिकग्निशन, उनका पता ही नहीं चल पाता हमें कि कौन कैरियर है। इसके लिए जो एग्जांपल है वो है मैरी मेलून का एग्जांपल आपने सुन रखा होगा। लाइक एक वुमेन थी मैरी मेलून करके, शी वॉज कुक बाय प्रोफेशन। तो वो टाइफाइड की कैरियर थी, तो वो जो भी खाना बनाती थी, जो भी उनका बनाया हुआ खाना खाता था, उनको टाइफाइड डेवलप होता था, लेकिन खुद उसको वो कैरियर थी, उसको खुद को टाइफाइड मतलब जो प्रॉब्लम थी वो नहीं थी। नेक्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में इन्वेड करा, उसके बाद कितने टाइम बाद हमें जो फर्स्ट साइन और सिम्टम अपीयर हुआ, दैट उस पीरियड को बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अब नेक्स्ट पॉइंट है, time required for 50% of the cases to occur following exposure is known as median incubation period। अब हमें ये तो पता चल गया incubation period क्या है, लेकिन 50% केसेस डेवलप होने में आफ्टर एक्सपोजर जितना टाइम लगेगा, 50% डिजीज केसेस डेवलप होने में जितना टाइम लगेगा आफ्टर एक्सपोजर, वो है मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज, एज अ रूल इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट कम्युनिकेबल ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड बट एक्सेप्शंस आर मीजल्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ एंड हेपेटाइटिस ए। वैसे तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं होती हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, बट एज दे से एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो क्या हैं एक्सेप्शंस? मीजल्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ एंड हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस टर्म लेटेंट पीरियड इज यूज। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए टर्म यूज़ होती है, और जो अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, फॉर एग्जांपल कैंसर, क्योंकि उनको डेवलप होने में भी वो भी एकदम से डेवलप नहीं होती। कैंसर कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता, या डायबिटीज़ कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती, उनको डेवलप होने में भी कोई टाइम पीरियड लगता है, पर उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे लेटेंट पीरियड। नेक्स्ट वन इज, the gap of time between onset of primary case and secondary case is called as serial interval। तो primary case और secondary case दोनों हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो primary case आने के बाद secondary case डेवलप होने में जितना टाइम लगेगा secondary case आने में, उसको कहा जाएगा serial interval। next one is the interval of time between receipt of infection by a host and maximal infectivity of that host is known as generation time। very important, the interval of time बिटवीन रिसीट ऑफ इन्फेक्शन बाय अ होस्ट एंड मैक्सिमम, कि किसी होस्ट के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया और उसके बाद किस टाइम पे जाके वो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी मैक्सिमल पॉइंट पे पहुंच गई, उस टाइम को कहा जाएगा, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जनरेशन टाइम। ये सारे ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल इंटरवल, जनरेशन टाइम, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शियस एजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड वन टू अदर्स इज नोन एज कम्युनिकेबल पीरियड। जिस टाइम पीरियड के दौरान इन्फेक्शियस एजेंट एक आदमी से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट मीन्स से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड को कहते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। नेक्स्ट वन, हर्ड इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट क्या है? हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो ये एक कंसेप्ट है कि जब किसी भी पॉपुलेशन में कोई कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल रही है, अगर हम एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन को अगर हम उसके अगेंस्ट इम्यून कर दें, चाहे वैक्सीनेशन से, चाहे वो फिर इन्फेक्शन की वजह से खुद उनमें इम्यूनिटी आए, किसी भी मेथड से अगर हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे 90%, 95% अगर पॉपुलेशन को
को पॉपुलेशन अगर इम्यून हो जाती है तो जो केसेस, जो लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है उनको भी वो डिज़ीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो रही है। तो अब अगर मैक्सिमम लोग इम्यून है उस डिज़ीज़ के तो जो चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी डिज़ीज़ की। पर ये हार्ड इम्यूनिटी ओनली अप्लाई होती है कंटेजियस डिजीज़ में। सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस में हार्ड इम्यूनिटी वर्क नहीं करती है। और कई बार ये पूछा भी जाता है जैसे कौन सी डिजीज़ है जिसमें हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट काम नहीं करेगा, तो वो बीमारी है टेटनस। क्यों नहीं करेगा? टेटनस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, नो डाउट। इन क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी इन्फेक्शियस एजेंट है इसका, बट ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है टेटनस, ये कंटेजियस नहीं है, इसलिए कंटेजियस डिजीज़ में ही हर्ड इम्यूनिटी काम करती है, नॉट इन ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट वन है रिंग वैक्सीनेशन। हर्ड इम्यूनिटी और रिंग वैक्सीनेशन लगभग मिलती जुलती ही चीज़ें हैं, मतलब इरेडिकेट करने के लिए दोनों ही टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो जो रिंग वैक्सीनेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी किसी डिजीज़ का इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कंटेक्ट्स को ट्रेस करते हैं, जो भी उसके क्लोज नियर एंड डियर वन लोग हैं उनको वैक्सीन दे देते हैं, उनको इम्यून कर देते हैं उस डिजीज़ से, ताकि एक रिंग क्रिएट हो जाए उसके अराउंड, और जो बाकी लोग हैं वो उनको फिर इन्फेक्शन ना हो। तो यू कैन चेक आउट इमेजेस फॉर रिंग वैक्सीनेशन ऑन गूगल, तो आपको पता ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट पता चलेगा रिंग वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन 2 लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड दे शुड बी BE होना था वहाँ पे, दे शुड बी गिवन आइदर साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट और विद इन एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 3 वीक्स। अगर हम 2 लाइव वैक्सीन दे रहे हैं तो या तो उनको अलग अलग साइट पे एक दिन ही लगा दिया जाए, या फिर उनमें मिनिमम 3 वीक्स का गैप होना चाहिए। ये टाइम पीरियड कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज पोलियो इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन रिक्वायरिंग स्टोरेज एट -20 डिग्री सेल्सियस। कई बार टेम्परेचर भी पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन कोल्ड पार्ट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज आर टी सीरीज़ वैक्सीन। तो जिन वैक्सीन के नाम में टी आता है उनको रेफ्रिजरेटर के कोल्ड पार्ट में हम रखते हैं पर उनको फ्रीज़ नहीं होने देते, जैसे कि DPT। इसको याद करने के लिए तरीका है टी सीरीज़, कि जिनके भी नाम में टी आएगा उनको हम फ्रीज़ नहीं देते होने। DPT, TT, DT, हेपेटाइटिस B, हिब टाइप B। नेक्स्ट वन इज VVM डज नॉट डायरेक्टली मेजर वैक्सीन पोटेंसी बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हीट एक्सपोजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। VVM क्या है? VVM है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो VVM कब पहली बार यूज़ हुआ था? इफ़ यू नो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है क्वारंटीन, जो कि आई थिंक मोस्ट फेमस वर्ड है अब के टाइम का। द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ सच वेल पर्सन्स एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीजेज फॉर अ टाइम पीरियड not longer than the longest usual incubation period to prevent effective contact with those not exposed। क्वारंटीन और आइसोलेशन बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे हैं, जबकि वो नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं। क्वारंटीन उन लोगों को किया जाता है जो किसी कंटेजियस डिजीज़ के एक्सपोजर में आए हैं पर उनको डिज़ीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, एक्सपोजर में आए हैं वो लोग, तो उनको मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड जो डिज़ीज़ का है, जैसे कोरोना में 14 डेज़ उनको रख रहे थे क्वारंटीन में, तो जो उस टाइम पीरियड को हम मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो क्वारंटीन है। और आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन में उन इंडिविजुअल्स को जिनको डिजीज़ है उनको अलग रखा जाता है ताकि वो आगे स्प्रेड ना कर सकें। अब आता है लीड टाइम। तो पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस बाय एन अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस बाय अदर मीन। लीड टाइम का कंसेप्ट क्या है? लीड टाइम का मतलब है जैसे हम किसी डिजीज़ की अर्ली स्क्रीनिंग कर लेते हैं और वो डिजीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको ट्रीट कर देते हैं। अगर वो टाइम पीरियड, उतना टाइम पीरियड, और अगर उस डिज़ीज़ को हम अर्ली डिटेक्शन से डिटेक्ट नहीं करते, वो नॉर्मल प्रोग्रेस होती रहती लेटर स्टेज में कभी हमारे सामने आती, उस टाइम डायग्नोज बनता और ट्रीटमेंट होती, उस टाइम के गैप को लीड टाइम कहा जाता है। और लीड टाइम से क्या हुआ है? हमें बहुत बेनिफिट हुआ है कि हम बहुत सारी पेशेंट को सेव कर सकते हैं ड्यू टू स्क्रीनिंग। तो लीड टाइम इज़ द एडवांटेज ऑफ अर्ली डिटेक्शन प्रोसीजर्स। नेक्स्ट वन है एंटीबॉडी दैट इज एलिसिटेड फर्स्ट आफ्टर इन्फेक्शन इज IgM। कौन सी एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहले डेवलप होती है बॉडी में? दैट इज IgM। नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, B सेल्स से होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी T सेल्स। तो ये थी आज की वीडियो पॉइंट्स टू पॉन्डर
कम्युनिटी हेल्थ पार्ट 2। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।